गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आर्टिकल 21 तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, फ्रॉम 19 टू 21। आज राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में आपका राइट टू एजुकेशन आ जाएगा, फर्स्ट टॉपिक टू बी कवर्ड। ठीक, इंडेक्स आप बनाते चलिएगा बिकॉज इसी से हमारा रिविजन होगा। ये मैं हर क्लास में आपको रिपीट करती हूँ। ठीक है, तो लिख लीजिए टॉपिक का नाम राइट टू एजुकेशन एंड आर्टिकल इज 21A, आर्टिकल 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21A की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 21A फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, तो कुछ कुछ वर्ड्स जो हमें याद रखना है, जो हमारा एक तरीके से ये आपको पेपर के टाइम पर, प्रीलिम्स के टाइम पर ना मेजरली क्या होता है कि कुछ कुछ वर्ड प्ले करता है यूपीएससी, तो हमें वो वर्ड्स याद रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो कैसी एजुकेशन होनी चाहिए? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हाँ कुछ मिनिमल हम पैसा डिमांड करते हैं या गवर्नमेंट कुछ मिनिमल बीपीएल के नीचे जो है उनसे कुछ मिनिमल पैसा चार्ज करती है फॉर देयर एजुकेशन। ऐसा कुछ नहीं है, फ्री भी है। ठीक है, मेक फ्री एंड कंपलसरी मतलब इट्स मैंडेटरी। ठीक है, और कौन से एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम? एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब एकदम बेसिक पढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो ये भी याद रखना है, एलिमेंट्री वर्ड। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर एडवांस एजुकेशन आ जाएगा, ठीक है, तो वो हमारा वहाँ पे गलत हो जाता है। तो जो जो वर्ड्स पे मैं लाइन कर रही हूँ ना, एक तो आप इसको लिखते चलिएगा, और जो भी वर्ड्स पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इस वर्ड्स पे फोकस आपका ज़्यादा होना चाहिए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट फॉर ऑल चिल्ड्रेन। ऑल चिल्ड्रेन, ऑल शब्द देख के बच्चे गलत कर देते हैं, ऑल चिल्ड्रेन। ठीक है, कौन से एज के? ये एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। कितने साल के बच्चों के लिए? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लीजिए, 6 से 14 साल के वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 साल के वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या है? बेसिक स्टडी की हम बात कर रहे हैं, एडवांस स्टडीज की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा को FR बनाएं। ठीक है, FR मतलब फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे FR का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, इस FR का मतलब है आपका फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको नोट डाउन करते रहिए और मेरी बात भी सुनते रहिए। दिस प्रोविजन मेक्स ओनली, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ओनली। दिस प्रोविजन मेक्स ओनली, ओनली वर्ड, ऑल वर्ड। पता है ज़्यादातर टाइम क्या होता है, जब एग्ज़ाम पास में आता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं कि कुछ ऐसे वहाँ पे यूट्यूब पे जाके कुछ क्लासेस, कुछ लेक्चर्स ऐसे देखते हैं कि जिसमें हम इनको मतलब एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे यूज़ करते हैं। तो उसमें पता है बहुत बार आप बच्चे ना फंस जाते हैं उस चीज़ में कि ओनली हमेशा गलत होता है, ऑल हमेशा गलत होता है। ऐसा नहीं होता है। और ये मैं आपको पहला एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरीके से समझा रखे हैं, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करिए, हम सेकेंड पॉइंट का आपको बता रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है कि दिस प्रोविजन मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, बेसिक पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे लिखा भी हुआ है कि इट डज नॉट टॉक अबाउट हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन। हायर, एडवांस, प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में बात नहीं करता है। तो कल को अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 21A टॉक्स अबाउट बोथ एलिमेंट्री एजुकेशन एज वेल एज हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन, या तो बोल दिया जाए एलिमेंट्री एजुकेशन एज वेल एज एडवांस एजुकेशन, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत होगा कि सही होगा? बताइए, ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, बिकॉज सेकेंड वाले में लिखा है ओनली एंड ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, एंड नॉट
एंड नॉट, क्या नॉट नहीं, एंड नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, फंडामेंटल राइट, ना कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा को, व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, नोट डाउन। आफ्टर दिस इट वॉज गिवन दैट this particular article 21A was added by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002। तो वनडे एग्जाम्स में या कई बार मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में यूपीएससी क्या करता है डायरेक्टली, जैसे इस साल आपने 2024 का पेपर देखा होगा तो उसने डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज बहुत एनसीईआरटी बेस्ड या बहुत ही एलिमेंट्री बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए थे। जो बच्चे सोचते हैं कि यूपीएससी कहीं से भी पूछ लेता है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत टफ चीज़ें पढ़ के जाते हैं और इजी चीज़ों को छोड़ देते हैं। और इस बार यूपीएससी ने बता दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले अपनी सबसे ईजीएस्ट लाइन को, सबसे ईजीएस्ट चीज़ को पहले याद करो, उसके बाद आगे आपकी चीज़ें जो, अगर आपका रूट अच्छा होगा ना तो आपका एडवांस भी आगे अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है इसलिए हमें ये बारीकियाँ पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आपका लिखा है एडेड बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, तो इस पे अंडरलाइन कर लो। कब? 86 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, तो अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। ठीक है, इस प्रोविजन ने क्या ऐड किया है? अनुच्छेद 21 से डीपीएसपी, डीपीएसपी का भी कौन सा? अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45, और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A। तो अगर कल को बोल दिया जाए कि from 86th Constitutional Amendment Act 2002, the provisions which are added are Article 21A and DPSP Article 45, DPSP of मतलब Article 45 only। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये सही नहीं है, और स्टेटमेंट्स ऐसे ही बनाता है यूपीएससी। यूपीएससी बहुत अलग नेक्स्ट लेवल वो स्टेटमेंट फ्रेम नहीं करता। वो बोल देगा सिर्फ इन्हीं दोनों का जिक्र हुआ था, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी बात हुई है, डीपीएसपी में भी बात हुई है, इवन फंडामेंटल राइट्स में भी बात हुई है। कल को ये भी बोल दिया जाएगा कि राइट टू एजुकेशन इज द ओनली आर्टिकल इन विच वी टॉक्स, राइट टू एजुकेशन सिर्फ एक सिंगल ऐसा आर्टिकल है जिसके बारे में हमने बात की है। कहाँ कहाँ पर? फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, तो यस, दिस इज द वेरी ट्रू स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोला कि राइट टू आर्टिकल, राइट टू एजुकेशन का जिक्र जो है, राइट टू एजुकेशन इज द ओनली आर्टिकल विच वॉज या विच वर डिस्कस्ड इन ऑल द थ्री, that is fundamental duties, fundamental rights and the directive principles of state policy। so remember this, and articles का नंबर भी आप याद रखिएगा which is important, article 21A, article 51A and article 45। 45 in DPSP, fundamental duties में article 51A and talking about the fundamental rights it's article 21A। ठीक, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। होपफुली यू हैव डन विथ इट। आई थिंक आगे प्रोसीड करते हैं, आर्टिकल 22 की बात करते हैं। ठीक है, हमने आर्टिकल 19 कवर कर लिया है, 20 कवर कर लिया है, 21 कवर कर लिया है, एंड देन वी ऑल्सो कवर आर्टिकल 21A दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। ठीक है, 21 किसके बारे में था? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो आर्टिकल्स के नाम ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 22 जब बात करते हैं तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट? अरेस्ट एंड डिटेंशन।
फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स देयर इज अ स्लाइड ऑल्सो, गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण, ठीक है। तो अनुच्छेद 22 इसकी बात करता है, ठीक। तो दो टाइप के होते हैं, एक आपका प्यूनिटिव होता है, एक आपका प्रिवेंटिव होता है। प्यूनिटिव और एक आपका प्रिवेंटिव होता है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव क्या होता है, आप ऐसे समझो कि जब आपको प्रिवेंट किया जाता है, जैसे मम्मी बोलती कि वहाँ मत जाओ, ठीक है, वहाँ बहुत तेज़ तेल गरम है, ऐसा बोल दिया कि वहाँ मत जाओ जल जाओगे, ठीक है, कि वहाँ मत जाओ वहाँ पे कीड़े निकल रहे हैं, या वहाँ पे कुछ भी रैंडमली कुछ भी वर्ड यूज़ कर देते हैं ना कि मतलब वहाँ मत जाओ वहाँ पे डेंजर है, ठीक। पुलिस यूज़ कर लेती है, या कभी कभी आपने रेड सिग्नल्स देखे होंगे कि डेंजर ऐसे करके देखा है ना। प्रिवेंटिव, आपको प्रिवेंट किया जा रहा है, कुछ हार्म होने से पहले आपको प्रिवेंट किया जा रहा है, उस चीज़ पे जाने से मना किया जा रहा है। सेम वे इज गोज विद दिस प्रिवेंटिव, यहाँ पे भी सेम आप डेफिनेशन से मतलब निकालना, पनिशमेंट जो दी जा रही है विथआउट ट्रायल एंड कन्विक्शन, पहले से ही प्रिवेंट किया जा रहा है, पहले से ही हमें डर है कि कहीं कल को ये बंदा कुछ ऐसा ना कर दे जो हमें हार्म करे, हमारी कंट्री को, हमारे स्टेट को हार्म करे, हमें इस पर कुछ ना कुछ शक है। तो प्रिवेंटिव क्या होता है, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन दे रहे हो, लेकिन प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट आफ्टर। ये वर्ड याद रखना है, ये विदाउट की बात कर रहे हैं, ये आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन की बात कर रहे हैं। तो बहुत छोटे से माइनर सा वर्ड प्लेइंग गेम है जो यूपीएससी करता है अक्सर। तो ये आप पहले लिख लेना कि ये दो टाइप के हैं, एक प्यूनिटिव एक प्रिवेंटिव। मैं हिंदी वालों को भी एक बार बता देती हूँ, दो प्रकार के होते हैं, एक दंडात्मक, एक निवारक। निवारक में क्या होता है, परीक्षण और दोष सिद्धि के बिना सजा, ठीक है, परीक्षण और दोष सिद्धि के बाद सजा, ठीक है। हिंदी में तो आप समझ ले रहे हो दंडात्मक और निवारक का मतलब, ठीक है। तो हिंदी वाले नोट कर लीजिए, फिर मैं इंग्लिश का दिखा देती हूँ। आई थिंक हो गया होगा, इंग्लिश वाले नोट डाउन कर लीजिए। टू टाइप्स के पनिशमेंट्स, एक प्यूनिटिव एक प्रिवेंटिव। कोशिश करिएगा इसको बोल्ड में लिखे गए दोनों शब्द, अदरवाइज आप नीचे मार्क कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो आर्टिकल 22 में दो चीज़ों का जिक्र है, एक आर्टिकल इसमें भी 22(1) और आर्टिकल 22(2) की जिक्र है, जिसमें प्यूनिटिव डिटेंशन की बात की गई है, टू पनिश अ पर्सन आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन, ठीक है, पनिश अ पर्सन आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन, ये शब्द याद रखना, सजा दंडनात्मक के बाद। अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2) दंडनात्मक हिरासत, परीक्षण और दोष सिद्धि के बाद किसी व्यक्ति को दंडित करना है, ठीक है। उपलब्ध सुरक्षा उपाय हैं, ठीक। अवेलेबल सेफगार्ड्स आर, सेफगार्ड्स कौन कौन से प्रोवाइडेड है। अब देखो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ये है ना कि बहुत बार क्या करता है प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव, ठीक है, इनके बीच में अंतर क्या है, या प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव के अंदर हमने कौन कौन से राइट्स दोनों को प्रोवाइड कर रखे हैं, तो ये जानना हमारा बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो जब हम प्यूनिटिव की बात करते हैं ना, अभी हम प्यूनिटिव कर रहे थे, तो प्यूनिटिव में राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, आपको बताना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों, किस कारणवश या किस वजह से आपको सज़ा दी गई है, ठीक है, आपने ऐसी क्या गलती कर दी है, ये आपको बताना पड़ेगा, आपका ये जानना हक है, ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म। दूसरा क्या है, राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर, लॉ
लीगल प्रैक्टिशनर, आप किसी वकील की सहायता ले सकते हो, ये भी आपका एक हक है, ये भी आपका एक हक है। दूसरा बोला है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, आपको किसी भी पास के या उस जिले के मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर सामने लाया जाएगा, ठीक है। और राइट टू बी रिलीज्ड अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेस, ठीक। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। यहाँ तक आप नोट डाउन करिएगा, लेकिन फर्स्ट मैं हिंदी वालों को भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सूचित होने का अधिकार दिया जाता है, परामर्श लेने का अधिकार और एक कानूनी व्यवसायी द्वारा बचाव का अधिकार। तो लीगल प्रैक्टिशनर का जो है ना वो आपको राइट है, लीगल प्रैक्टिशनर का आपको राइट है, कहाँ, दंडनात्मक हिरासत में, ठीक है, प्रिवेंटिव में नहीं, प्यूनिटिव डिटेंशन में, याद रखना है, ठीक। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार भी आपको दिया गया है, और जब तक मजिस्ट्रेट अनुमति ना दे तब तक रिहा होने का अधिकार, ठीक। तो बहुत माइनर सी चीज़ है, ये दोनों हिंदी वाले बच्चे नोट डाउन करें। कुछ भी डाउट है इनमें तो पूछिए, अदरवाइज तो ये पढ़ के समझ में आ रही होंगी। बस आपको पता है ये चीज़ें नॉर्मली आप पढ़ के समझ लोगे, बुक्स में भी लिखी हैं, बट हमें ये जानना ज़रूरी है ना कि इन शब्दों से यूपीएससी वर्ड प्ले कैसे कर रहा है, क्योंकि पढ़ तो आप खुद भी लोगे, लेकिन कौन सी चीज़ों को हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखनी है, कौन सी चीज़ों को हमें मेंस की पर्सपेक्टिव से देखनी है, वो चीज़ जानना ज़रूरी है। तो मैं ना वो मेन आपको अंतर बता रही हूँ, ठीक है, कि प्रिवेंटिव बोलेगा तो कौन से 2-3 शब्द हैं जो हमारे दिमाग में क्लिक कर जाने चाहिए। अच्छा, प्रिवेंटिव ओके, मतलब बिफोर ट्रायल की बात कर रहे हैं, मतलब विदाउट ट्रायल की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्यूनिटिव मतलब आफ्टर ट्रायल की बात कर रहे हैं। तो पहले इस स्टेटमेंट में यूपीएससी ने बहुत प्यार से बोल रखा है कि हाँ, दंडनात्मक का मतलब है कि बिना सज़ा के। नहीं, ये तो गलत है, ये तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट ही पढ़ा था, ये गलत है। तो इस तरीके से ना आपको करना आना चाहिए कि हमें कैसे आंसर्स को प्रोसीड करना है, समझ रहे हो। नोट डाउन कर लो हिंदी वालों, तो मैं इंग्लिश वालों को भी दे देती हूँ इसमें, मतलब हिंदी वाले नोट डाउन करें। और ना कोशिश किया करिए थोड़ा अपनी भाषा में भी नोट डाउन किया करिए, क्योंकि यहाँ तो आपको सब लिखा लिखाया मिल रहा है, बट थोड़ा उसको शॉर्टकट या थोड़ा जो स्टोरी टेलिंग हो जाती है या कहीं से इंटरकनेक्शन हो जाता है, तो उसको ना अपने में नोट डाउन करने की भी कोशिश किया करो, ठीक है। इंग्लिश वाले नोट डाउन करिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाई ए लीगल प्रैक्टिशनर, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 घंटा, एंड राइट टू बी रिलीज्ड अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेस। लिख लो। इसके बाद ना आर्टिकल 22(4) से लेकर 22(7) तक की बात की गई है, और इसमें याद रखना है कि ऊपर में प्यूनिटिव की बात की गई है, इसमें प्रिवेंटिव की बात की है। प्रिवेंटिव का डिटेंशन का मतलब क्या था, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन, ठीक है, या बिफोर ट्रायल एंड कन्विक्शन। तो रिमेंबर दिस शॉर्ट वर्ड्स। तो इसमें बोला है कि डिटेंशन डन इन एंटिसिपेशन प्रिकॉशनरी इन नेचर, कि मतलब हमें किसी का लग रहा है कि कल को वो कुछ कर सकता है, ठीक है, तो हम इसलिए इसको डिटेंशन में डाल रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 months अनलेस अप्रूव्ड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड। तो आपको क्या याद रखना है कि ये डिटेंशन जो है मैक्सिमम 3 months की हो सकती है,
अनलेस एंड अनटिल प्रोवाइडेड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड। जब तक एक एडवाइजरी बोर्ड ऐसा बोल नहीं देता है, आप मैक्सिमम 3 मंथ तक के लिए कर सकते हो। अगर एडवाइजरी बोर्ड बोलता है कि हाँ आगे आप डिटेंशन को कंटिन्यू करो, तो इट मे बी कंटिन्यूड ऑल्सो, ठीक है। और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन इज इम्पॉर्टेंट। तो इन लोग को क्या राइट दिया गया है? इन लोग को राइट दिया गया है कि इनको इन्फॉर्म किया जाए कि भाई मैंने ऐसी गलती क्या कर दी या ऐसा क्या कर दिया जिससे सामने वाले को मुझ पर शक है कि कल को ये देशद्रोही हो सकता है या तो ये कहीं ना कहीं से देश को हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। तो 22 क्लॉज 4 से 22 क्लॉज 7 में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 months अनलेस अप्रूव्ड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी वालों के लिए सेम मैं बता देती हूँ एक बार। अनुच्छेद 22(4) से अनुच्छेद 22 क्लॉज 7 से ये बोला जा रहा है कि निवारक निरोध की बात करता है। ये प्रत्याशा में किया गया निरोध प्रकृति में एहतियाती है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, जब तक सलाहकार एडवाइजरी बोर्ड, जब तक सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित ना किया जाए, हिरासत 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती। 3 महीने मैक्सिमम डिटेंशन है। अंडर प्रिवेंटिव, हिरासत के आधार के बारे में सूचित होने का अधिकार। आधार बता दो, इन्फॉर्म कर दो किस बेसिस पे आपने हमें गिरफ्तार किया है। हिंदी वाले नोट डाउन करें, किस बेसिस पे आपने हमें गिरफ्तार किया है, ठीक है। हिंदी वालों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इंग्लिश वालों का भी कर देती हूँ। इंग्लिश वाले नोट डाउन करिए फटाफट। इन वर्ड्स को हल्के में मत लेना कि लिख लिया है, एक बार पढ़ लिया है, हो जाएगा। ये ऐसे वर्ड्स है ना जिनसे आपका 2 नंबर से प्रीलिम्स रुक भी सकता है और 2 नंबर से प्रीलिम्स मिल भी सकता है, क्योंकि पॉलिटी इज़ वन ऑफ द वेरी इजी सब्जेक्ट विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन अ वेरी इंडीड वे टू क्लियर दिस पेपर, ठीक है। मतलब पॉलिटी और मैंने बोला था ना इन्वायरमेंट, जोग्राफ़ी, इकोनॉमी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप करके जाओ अच्छे से ना, तो आपका बहुत आराम से पेपर हो सकता है, बहुत आराम से, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स को ये नहीं कह रही हूँ चांस नहीं देना, लेकिन इस सब्जेक्ट में अपना 100% दे दो। उन सब्जेक्ट्स में 90%, 80% तक रहो तो भी आपका काम हो जाए, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं? लेजिस्लेशन ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध पर विधान, ठीक। लेजिस्लेशन, लॉ बता रहे हैं, लॉज ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक। भारत की रक्षा, लिखते रहिएगा, भारत की रक्षा, विदेशी मामले और सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए संसद को कानून बनाने का विशेष अधिकार है, ठीक। प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेजिस्लेशंस की जो बात कर रहा है उसमें पहला लिखा है फॉर रीजन कनेक्टेड विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। किन चीज़ों की बात हुई है? डिफेंस की, फॉरेन अफेयर्स की और सिक्योरिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक लॉज। और ये एक्सक्लूसिव अथॉरिटी दी किसको गई है? पार्लियामेंट को। भारत की रक्षा, विदेश मामले और सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए संसद को कानून बनाने का विशेष अधिकार है। संसद को कानून बनाने का क्या अधिकार है? विशेष अधिकार है, एक्सक्लूसिव राइट्स, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है टू मेक द लॉज, ठीक है।
नेक्स्ट, फॉर रीजन कनेक्टेड टू सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लायर्स एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी। इसके लिए भी आपके पास पूरे के पूरे राइट्स हैं, ठीक है। पूरे के पूरे मतलब एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, ठीक है। फॉर रीजन्स कनेक्टेड टू, नो इसको मार्क कर देना, सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लायर्स एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी। कॉन्करेंट पावर्स किस किस को दी गई है? कंकरेंट पावर्स, ये इसी का सब पॉइंट है, ये इसी का सब पॉइंट है। तो इसमें आपकी कंकरेंट पावर्स किस किस को दी गई है? बोथ। बोथ में मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है। मतलब इन लोगों को कंकरेंट पावर्स दी गई है इन सारे चीज़ों के लिए। कौन सारी चीज़ों के लिए? देखो, अगर आपको बोल दिया गया है कि भारत की रक्षा के लिए, विदेशी मामले के लिए और सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए किसको सब विशेष अधिकार है, एक्सक्लूसिव राइट्स किसको है? संसद को, हमारे सिर्फ पार्लियामेंट को, ठीक है। लेकिन जब आपका बोला गया कि किसी राज्य की सुरक्षा, स्टेट की, सपोज फॉर एग्जांपल हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, आंध्र प्रदेश की बात कर ले, तेलंगाना की बात कर ले, किसी राज्य की सुरक्षा की बात कर ले, या सार्वजनिक व्यवस्था के रख रखाव की बात कर ले, मेंटेनेंस की बात कर ले, पब्लिक ऑर्डर्स की, ठीक है, या फिर आपूर्तिकर्ताओं के रख रखाव और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाएं से जुड़े कारणों के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन कर सकता है? संसद, पार्लियामेंट प्लस राज्य विधानमंडल, दोनों को समवर्ती शक्तियां हैं। समवर्ती का मतलब कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब दोनों के पास शक्तियों का ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकती है। तो उस तरीके से आप मार्क कर लेना, ठीक है। ये इसका सब पॉइंट है, ठीक। उसके बाद लिखा है नो डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ मेड प्रिवेंटिव डिटेंशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज हैज़ बीन डन इन इंडिया। दिस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और ये ऐसा है ना कि आपको लगेगा भाई 174 के करीब कंट्रीज़ है पूरे विश्व में, क्या किसी ने नहीं रखा होगा? आदि छोटी बड़ी किसी ना किसी कंट्री ने तो प्रिवेंटिव डिटेंशन को एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर ओन कंट्री रखा होगा, बट ऐसा नहीं है, ये ओनली में आ जाता है। और ये जब ओनली में आता है ना ये स्टेटमेंट, तो बच्चे एकदम से इसको गलत कर देते कि ये तो हो ही नहीं सकता, बट ये है। कुछ चीज़ों को मान के चलो कि ये है, और ये आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये लाइन आप नोट कर लो। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश के निवारक हिरासत को संविधान का अभिन्न अंग, इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न अंग नहीं बनाया है, अभिन्न अंग नहीं बनाया है, जैसे कि भारत में किया गया है। नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ मेड प्रिवेंटिव डिटेंशन एज एन integral part of the constitution as has been done in India, Note down this. I am giving you 1 minute time, note down this please. Hopefully it's done. If not, please take the screenshot, okay, or please click the picture of the given content. Otherwise, I would prefer you to please watch the lectures again so that आपको समझ में भी आए. And the second thing is that कि समझना ज़्यादा ज़रूरी है. लिख तो आप बाद में भी लोगे, बट द थिंग इज़ डैट कि समझना आना चाहिए, और प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से क्या अलग करके, क्या सेग्रीगेट करके पढ़ना है, ये चीज़ आनी चाहिए.
स्क्रीनशॉट ले लो, 10 सेकेंड्स फास्ट। ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 2(3) एंड आर्टिकल 2(4) की हम बात करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हिंदी में भी मैंने दिया ही होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24। ठीक है, देखो अनुच्छेद 23 जो है ना वो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग की बात करता है। ट्रैफिकिंग, ठीक है, तस्करी किसकी, ह्यूमन बींग्स की एंड फोर्स्ड लेबर्स की, इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक, इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो किसकी बात करता है, ये शब्द याद रखो, ट्रैफिकिंग की बात करता है। किस, इनकी ट्रैफिकिंग की, ह्यूमन बींग्स और फोर्स्ड लेबर की, ह्यूमन बींग्स और फोर्स्ड लेबर की। ठीक, तो कल को आपको उसमें पूछ लिया जाएगा, ह्यूमन बींग्स में ऐसे बोल दिया जाएगा कि ह्यूमन बींग्स में वुमेंस की करता है पर मेंस की नहीं करता, या वुमेंस की करता है चिल्ड्रंस की नहीं करता है। तो नहीं, ह्यूमन बींग्स में मतलब सबको ही आ जाता है। तो बारीकियों से खेलना सीखो। यूपीएससी क्वेश्चन बनाना सीख रहा है, आप आंसर देना सीखो। समझ में आया? तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, दिस राइट इज अवेलेबल टू whom? टू बोथ। बोथ में कौन आता है, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स ऑल्सो। क्या, मुझे बताना, मैं नहीं बताऊंगी अभी, क्या ये नॉन सिटीजन्स में जो एलियंस की बात की गई है, ठीक है, वो आपके फ्रेंडली एलियंस है, फ्रेंडली एलियंस है कि आपके एनिमी एलियंस है? और फ्रेंडली और एनिमी एलियंस या फिर बोथ, फ्रेंडली है कि एनिमी है कि बोथ है? ठीक है, नॉन सिटीजन्स की जो बात की गई है इसको आप बताना मुझे। ठीक है, तो दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों, नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है। ठीक है, राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। मतलब किसके विरुद्ध है, स्टेट्स के भी और प्राइवेट मेंबर्स के भी। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट आ गई, एक तो सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स ऑल्सो, प्लस स्टेट्स एंड प्राइवेट मेंबर्स ऑल्सो। ठीक है, अवेलेबल अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट पर्सन्स, अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट्स एंड बोथ द प्राइवेट पर्सन्स, दोनों के अगेंस्ट में अवेलेबल राइट है। ये कौन से राइट की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 23। ठीक है, याद रखना, आर्टिकल 23। ठीक, जो आपके ना रेस्ट्रिक्शंस या द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, या तो जिस ग्राउंड्स पे आपके जिन भी आर्टिकल्स की बात हुई है, मतलब आर्टिकल 15 में कुछ और ग्राउंड्स दिए हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस, सेक्स एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आर्टिकल 16 में हमने क्या ऐड कर दिया, रेजिडेंसी ऐड कर दिया। ऐसे ना कुछ आपके जितने भी ग्राउंड्स दे रखे हैं, मुझे लग रहा है 5 से 6 आर्टिकल्स हैं जिनमें अलग अलग ग्राउंड्स की बात हुई है, वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ठीक है, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं एंड इतना ईजिली आता है कि बच्चे इसको अवॉइड करते हैं कि इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एंड जब, यकीन मानो, जब भी यूपीएससी इनमें से क्वेश्चंस पूछता है ना, बच्चे गलत करके आते हैं और वो ब्लंडर इतनी बड़ी हो जाती है कि उनको लगता है ये ऐसे क्वेश्चंस कभी पूछे ही नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना कि पूछी जा सकती है। लिख लो, अवेलेबल टू बोथ द स्टेट्स एंड प्राइवेट पर्सन्स।
राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 23(1) की बात करते हैं। आर्टिकल 23 क्लॉज 1, ठीक, ये प्रोहिबिट्स करता है ट्रैफिकिंग, लेकिन किस में? ह्यूमन बींग्स में, बेगर्स में। बेगर्स मतलब फोर्स लेबर्स होते हैं, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर्स। तो क्या बेगर्स की यहाँ पे बात हुई है? हाँ हुई है। एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया है एक एक्ट का नाम, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1986। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1986। सेम वेज गो विथ मानव की तस्करी, भिखारी, जबरन श्रम करवाना, ठीक है, फोर्स लेबरिंग का काम करवाना और अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर रोक लगाया जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अनैतिक यातायात निवारण अधिनियम 1986, ठीक। नोट डाउन दीज टू। ऐसा बहुत ही आपको बेसिक तरीके से मैं समझा रही हूँ, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक, बट इफ़ नीडेड देन प्लीज़ डू लेट मी नो। उदाहरण में ही नीचे एक और उदाहरण लिखा हुआ है, आप देख रहे होगे, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 आदि एक्सेट्रा। तो ये उदाहरण के नीचे दोनों लिख लेना, ठीक है, ये आपके मेंस में काम आता है एग्जाम्पल्स लिखने को। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 आदि, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। ये वाली मैं स्टेटमेंट कह रही हूँ, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, ठीक है। इंग्लिश वालों का भी होगा, हाँ, ये इसी के नीचे का है, ठीक है। बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1976 एक्सेट्रा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। होपफुली आपने लिख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 23 क्लॉज 2, आर्टिकल 23 क्लॉज 1 की हमने बात की थी। अनुच्छेद 23 क्लॉज 2 की बात करते हैं। स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विस। स्टेट क्या कर सकती है? इम्पोज कर सकती है क्या? कंपलसरी सर्विस। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ओनली। ओनली के बाद क्या शब्द याद रखना है? रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम, ठीक है। अनुच्छेद 23 क्लॉज 2 किस चीज़ की बात करता है? कि स्टेट कंपलसरी सर्विस को इम्पोज कर सकती है और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ग्राउंड कौन कौन से ग्राउंड पे? जो यहाँ दिए हैं, ओनली इन्हीं ग्राउंड्स पे जो दिए हैं। और इन ग्राउंड्स में क्या है? रिलीजन है, रेस है, कास्ट है और क्लास है। मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास, 4 ही ग्राउंड की बात हुई है। 1 2 3 4। मैंने अभी आपको बताया कि ग्राउंड्स के नाम याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्राउंड्स के नाम याद होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे देख लूँ तो अनुच्छेद 23 क्लॉज 2 में बात की गई है कि राज्य अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। राज्य अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। कंपलसरी सर्विसेज कैन बी अलाउड बाय द स्टेट्स। केवल, और ये दूसरा पॉइंट में ये है कि देखो यहाँ पे कॉलन लगा भी हुआ है। दूसरे पॉइंट में ये केवल, ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग, 4 धर्म की बात की गई है, या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसको नोट डाउन करें हिंदी वाले। इसके बाद हम आर्टिकल 24 की बात करेंगे।
जिसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन की प्रोहिबिशन की बात होती है, वो भी चिल्ड्रंस कहाँ पे, इन फैक्ट्रीज़ में, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़। ठीक है, इंग्लिश वालों भी देख लो एक बार, कुछ छूट रहा है तो लिख लो या फोटो ले लो। प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, रोजगार पर रोक लगाता है। किसके रोक लगाता है? बच्चों के। कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, मार्केट बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन मार्केट हैजार्डस जॉब्स। कौन से जॉब्स में? खतरनाक नौकरियाँ, खतरनाक नौकरियाँ। कल को आप बोलोगे कि मम्मी ने मेरे से बोल दिया 1 गिलास पानी लाकर दे दे मेरे को, या कल मम्मी ने बोल दिया कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, तू मैगी बना दे, तू और तेरा भाई मैगी खा लो। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि नहीं ये तो चाइल्ड लेबर है, हमसे चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है, हम जाके कंप्लेन करेंगे। ऐसा नहीं है। इट कुड नॉट बी कंसिडर्ड इन अ कंप्लेंट सिचुएशन बिकॉज देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज द आर्टिकल 24 explicitly gives the word that is hazardous jobs। इसकी आर्टिकल 24 बात करता है hazardous jobs क्या है, उसको डिफाइन नहीं किया है, बट hazardous वर्ड, एक वर्ड लिख दिया है आर्टिकल 24 में। खतरनाक नौकरियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कितने? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है, कि रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस। अच्छा, ये जो केसेस वगैरह लिखती हूँ ये प्रीलिम्स में तो 99% चांस है कि नहीं ही पूछा जाएगा, बट मेंस में आंसर्स लिखने के काम आते हैं। प्लीज़ नोट डाउन, MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस। तो MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में क्या ऑथराइज किया कि स्टेट ऑथराइजेस शुड प्रोटेक्ट इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पे गौर करने वाले कौन से 3 शब्द हैं? किस प्रोटेक्शन को करना है? इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन एंड ह्यूमैनिटेरियन राइट्स। किसके? बच्चों के। कौन कौन से? MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? राज्य को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए बच्चों के सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिक, सामाजिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय अधिकार पर, मानवीय अधिकार पर। लिख लो, नोट डाउन फास्ट। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन कौन से आर्टिकल्स में बात की गई है? 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28। ठीक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 में बात की गई है। इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्युलर स्टेट। हमारा कैसा राज्य है? सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? स्टेट्स विच observes an attitude of neutrality and impartiality towards all religions। कहने का मतलब ये है attitude of neutrality and impartiality towards all religions, secular state। कहने का मतलब ये है for us means for India there is no national
देयर इज नो नेशनल रिलीजन। क्या कभी सुना है कि सम रिलीजन इज अ नेशनल रिलीजन? नो, देयर इज नो नेशनल रिलीजन टाइप ऑफ थिंग इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर अस, फॉर इंडिया, फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी रिलीजन इज ऑन द सेम लेवल। ठीक है, किसी भी रिलीजन का दायित्व लेवल बड़ा नहीं है, किसी भी रिलीजन का लेवल छोटा नहीं है। सब फॉर द स्टेट्स, फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर आवर गवर्नमेंट, एवरी रिलीजन इज ऑन द सेम पेस। ठीक, तो सेकुलर स्टेट का मतलब ये है। और आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में हम सेकुलर स्टेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25, अंतकरण, व्यवसाय, आचरण और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। किसको फ्रीडम दे रहा है? ये 5 शब्द याद होने चाहिए, तभी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि इस पे यूपीएससी पूछता है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस मतलब अंतरकरण, मतलब आपकी अंतर आत्मा क्या कह रही है। आप कुछ करने जा रहे हो, ठीक है, कोई चोर चोरी करने जा रहा है, उसकी अंतरात्मा मानने को नहीं तैयार है कि मुझे चोरी करनी चाहिए, लेकिन उसको पता है घर पे मेरा एक भूखा बच्चा है, मुझे उसको खाना खिलाना है। आज शाम का खाना मैं तभी खिला पाऊंगा या कल सुबह की रोटियां मैं तभी दे पाऊंगा जब मैं आज कुछ चोरी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ सीखा नहीं और जब मुझे मौका मिला तो मैंने सीखना चाहा भी नहीं। मुझे लगा चोरी सबसे इजी वे है किसी चीज़ को पा लेने की, और अब मैं उसमें इतना सक्षम हो गया हूँ या इतना ज़्यादा नीडर बनता जा रहा हूँ कि हाँ, मुझे लगता है चोरी से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चे का पेट पाल सकता हूँ और मैं उसको बड़ा होने के बाद सिखाऊंगा कि चोरी करना गलत बात है। ठीक है, तो ये आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि नहीं, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मजबूरियाँ ऐसी हैं कि आपको चोरियाँ करनी पड़ रही हैं। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा क्या बोलती है? फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक, अंतकरण, व्यवसाय, आचरण और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। ठीक, नोट डाउन। इसमें धार्मिक विश्वास और धार्मिक अनुष्ठान दोनों शामिल है। कवर्स बोथ रिलीजियस बिलीफ एज वेल एज रिलीजियस रिचुअल्स। तो ये 2 शब्द याद रखना, रिलीजियस बिलीफ एंड द अदर वर्ड इज रिलीजियस रिचुअल्स। रिलीजियस बिलीफ एंड द अदर वर्ड इज रिलीजियस रिचुअल्स, दोनों शामिल है। क्या शामिल है? धार्मिक विश्वास और धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक विश्वास और धार्मिक अनुष्ठान। रिलीजियस बिलीफ का मतलब क्या है? वो चीज़ें जिनमें आप भरोसा करते हो, जिनमें आप बिलीव करते हो। ठीक है, और रिलीजियस रिचुअल्स का मतलब क्या है? कुछ रिचुअल्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ रीति रिवाज जिसको बोलते हैं कि हाँ, वो चीज़ें चली आ रही हैं और वो चीज़ें हमें और हमारी आगे आने वाली जनरेशन को भी फॉलो करना है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 जो है रिलीजियस बिलीफ और रिलीजियस रिचुअल्स दोनों को कवर करता है, ये वर्ड याद रखना है। ठीक है, अब देखो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिया है, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में किस किस की बात की गई है? पब्लिक ऑर्डर की, मोरालिटी की, हेल्थ की और अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। राइट्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है, आप सही से लिखना। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस।
उचित प्रतिबंध में क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और मौलिक अधिकारियों से संबंधित अन्य प्रावधान। तो जहाँ पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस या ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं वो आपको याद रखना है। इट शुड बी बाय हार्ट। उचित प्रतिबंध, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और मौलिक अधिकारियों, और इसमें भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। राइट्स की स्पेलिंग सही कर लेना, RIGHTS, इट्स अ सिली मिस्टेक। हिंदूज इंक्लूड सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट्स, ठीक है, हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध शामिल हैं। अवेलेबल किस किस को है? सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, नागरिक एवं गैर नागरिक, नागरिक भी और गैर नागरिक भी। हिंदुओं में कौन कौन शामिल है? सिख है, जैन है, बौद्ध है, शामिल है, ठीक है, इसको नोट डाउन करें। Note down fast. सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, अभी जो मैंने पहले पूछा एनमी या फ्रेंडली सिटीजन्स या बोथ, वो आप बताइएगा, ठीक है। ठीक है, मे बी यू नोट डाउन इट। आर्टिकल 26, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज, व्हाट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। और याद रखना फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर ही आर्टिकल 26 की भी बात होती है, 25 to 28 की बात होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है? मैनेज टू व्हाट? रिलीजियस अफेयर्स, मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। तो प्रोटेक्ट कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, व्हाट टू प्रोटेक्ट कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक। तो ये शब्द याद रखना, सामूहिक स्वतंत्रता की रक्षा करें, धर्म की सामूहिक स्वतंत्रता की रक्षा करें। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि यहाँ पे कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ गौर करो कैसे आप यहाँ पे अंतर निकालोगे कि यहाँ पे कलेक्टिव शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, नो यूज़ ऑफ वर्ड कलेक्टिव। रिलीजियस बिलीफ और रिलीजियस रिचुअल्स का यूज़ हुआ है, यहाँ पे आपका कलेक्टिव फ्रीडम, सामूहिक स्वतंत्रता, ये वन वर्ड याद रखना कहाँ बोला गया है। राइट टू स्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये आपको राइट दिया है, आपका अधिकार है, क्या इस्टेब्लिश भी कर सकते हो और मेंटेन भी करके चल सकते हो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और रख रखाव का अधिकार मिला है, आपको अधिकार है कि आप ये दोनों काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, लिख लो। राइट टू मैनेज ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, ठीक है, धर्म के मामले में स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार। स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार, अपने अफेयर्स को, ठीक है, जो रिलीजन के हैं उसको खुद से मैनेज करो, इसका अधिकार आपको मिला हुआ है।
कर लिया। इसके बाद है राइट टू ओन, एक्वायर एंड एडमिनिस्टर। ओन, एक्वायर एंड एडमिनिस्टर व्हाट? मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू ओन, एक्वायर एंड एडमिनिस्टर व्हाट? राइट टू ओन, एक्वायर एंड एडमिनिस्टर व्हाट? मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व, अधिग्रहण और प्रशासन का अधिकार करना। ठीक है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू अगेन, आई एम टेलिंग यू कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर आर्टिकल का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और भी अपार्ट फ्रॉम दिस इम्पॉर्टेंट है, बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन ईच एंड एवरी आर्टिकल वेयर एवर यू फाउंड द टर्म रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस और द ग्राउंड ऑन विच देर आर रेस्ट्रिक्शंस or the ground on which you have to follow. My means, for example, if I am telling you the example of, let's take the example of article 15, okay, and there are some of the grounds which are given, and that are the only grounds. And what are those grounds? That is religion, race, caste, sex and place of birth. तो these are the 5 grounds जिस पे आप वहाँ पे discrimination नहीं कर सकते हो। ये दोनों चीज़ जिस भी आर्टिकल में आ रहा है, बाय हार्ट इट, आई एम टेलिंग यू, बाय हार्ट इट। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य। व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, लिखते जाना साथ में सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिलीजियस डिनोमिनेशंस मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। वो धार्मिक संप्रदायों की 3 शर्तें क्या हैं? वो धार्मिक संप्रदायों की 3 शर्तें क्या हैं? पहली, इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ बिलीव्स विच दे रिगार्ड एज कंडक्टिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग। कंडक्टिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग, या उन मान्यताओं का संग्रह होना चाहिए जिन्हें वे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए सहायक मानते हैं। आध्यात्मिक कल्याण की बात करिए, अपने स्पिरिचुअल वेलबींग की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि आपकी आत्मा को शांति किससे मिल रही है, आपको सेटिस्फैक्शन किससे मिल रही है वो। दूसरा, इनका एक साझा संगठन होना चाहिए, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, अलग अलग बटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिलीजियस डिनोमिनेशन की ये 3 शर्तें फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन मानेंगे। पहली क्या? या उन मान्यताओं का संग्रह होना चाहिए जिनमें वे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए सहायक मानते हैं। दूसरा, इसका एक साझा संगठन होना चाहिए, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तीसरा, इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय ए डिस्टिंक्टिव नेम, एक अलग, एक विशिष्ट तरीके का नाम से इसको नामित किया जाना चाहिए। ठीक है, एक अलग ही पहचान होनी चाहिए इसकी, which should not be copied, at least which should not be copied, that name should not be copied from any other organization. ठीक है, ये जो 3 शर्तें लिखी हुई है ना यहाँ पर ये मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू प्रीलिम्स। ठीक है, आर्टिकल 27, अनुच्छेद 27, धर्म के प्रचार हेतु करों के भुगतान से मुक्ति। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। 2 शब्द पकड़ में आया, पेमेंट ऑफ टैक्सेस,
रिलीजन से रिलेटेड टैक्सेस की कौन से आर्टिकल में बात की है? अगर इफ इन केस कल को घुमा फिरा के ऐसा यूपीएससी प्रीलिम्स ने क्वेश्चन पूछ लिया तो फ्री पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, और फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर व्हाट? फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ठीक। तो ये शब्द याद रखना, ये दो शब्द याद रखना। किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान को धार्मिक उद्देश्य रिलीजियस पर्पसेस के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, आपको जबरदस्ती कि आप टैक्स पे ही करो ऐसा नहीं बोला जाएगा। फॉर द रिलीजियस पर्पसेस, फॉर रिलीजियस पर्पसेस, और किसी चीज़ के लिए मत मान लेना, ठीक है, फॉर द रिलीजियस पर्पसेस। फॉर द रिलीजियस पर्पसेस, रिलीजियस पर्पस के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम बीइंग बायस्ड टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर रीजन, राज्य को किसी विशेष धर्म के प्रति पक्षपाती होने से रोकता है। मतलब कोई भी स्टेट एक सिंगल रिलीजन को फेवर करके दूसरे रिलीजन्स को बाइफरकेट या दूसरे रिलीजन्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये बोला गया है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है, ठीक है, कोई भी स्टेट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बायस नहीं हो सकता, किसी को, राज्य को किसी विशेष धर्म के प्रति पक्षपाती होने से रोकता है। तीसरा पॉइंट लिखा गया है, हालांकि राज्य धर्मनिरपेक्ष प्रशासन या विशेष सेवाओं के लिए शुल्क ले सकता है। स्टेट कैन हाउएवर व्हाट चार्ज फी चार्ज कर सकता है फॉर सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशल सर्विसेज, सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन क्या ले सकता है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से शब्द को याद रख लेना, इरेजर। एक सेकेंड, मैं इसको दूसरे पॉइंट से मार्क कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। चार्ज फी चार्ज कर सकता है, ये शब्द याद रखना, फी चार्ज कर सकता है, ठीक, फॉर सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर स्पेशल सर्विसेज। लेकिन माइंड इट, पे एनी टैक्सेस, नो, कंपेल्ड नहीं है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है, चार्ज और फीस और टैक्स, इन सब शब्दों में अंतर है, ठीक है। समझ के सूझबूझ से अपने दिमाग खोल के लिखना, खाली लिखना छापना है ये मत लिखना। हालांकि राज्य धर्मनिरपेक्ष प्रशासन या विशेष सेवाओं के लिए शुल्क ले सकता है, ठीक है, नोट डाउन फास्ट। Note down fast. Okay, next. I'm moving forward. Please take the screenshot or the picture. आर्टिकल 28 किस चीज़ की बात करता है? धार्मिक निर्देश में भाग लेने से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, धार्मिक निर्देश में भाग लेने से मुक्ति। डिवाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इनटू 4 कैटेगरीज एंड दीज 4 कैटेगरीज आर इम्पॉर्टेंट, दीज 4 कैटेगरीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पहला क्या है? पूरी तरह से राज्य धार्मिक
निर्देश द्वारा बनाए रखने की अनुमति नहीं है, ठीक है। होली मेंटेन बाय स्टेट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इज नॉट परमिटेड, पूरी तरह से राज्य धार्मिक निर्देश द्वारा बनाए रखने की अनुमति नहीं दी गई है, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दूसरा, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड ऑन वॉलेंट्री बाइस, ठीक है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक पूर्वग्रह पर धार्मिक निर्देशाओं की अनुमति दी गई है। रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड की गई है, लेकिन किस पे? वॉलेंट्री बेसिस पे। परमिटेड ऑन वॉलेंट्री बेसिस, ठीक है। धार्मिक निर्देशों की अनुमति, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त करें, रिसीव एड्स, सहायता बाय द स्टेट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड ऑन वॉलेंट्री बायस। ये वॉलेंट्री बायस की बात करें। सावैच्छिक पूर्वग्रह की इसमें भी बात हुई है, ठीक है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त करें सावैच्छिक पूर्वग्रह पर धार्मिक निर्देशों की अनुमति, राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन धार्मिक बंदोबस्ती के तहत स्थापित धार्मिक निर्देशों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर रिलीजियस एंडाउमेंट, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगी गई है। ये 4 शब्द घुसे, 4 पॉइंट्स समझ में आए, नहीं आए तो कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ओके। Note down fast. राइट्स खत्म हो जाए, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसके बाद वी विल गोइंग टू स्टार्ट द मेन्स आंसर राइटिंग एंड द ऑल्सो द PYQ स्टिल, PYQs प्लस सम क्वेश्चंस इस क्लास के बाद हम डिस्कस करते हैं, मतलब इस क्लास के मतलब फंडामेंटल राइट्स कवर होने के बाद, ठीक है। 2 लेक्चर्स से 3 लेक्चर्स मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, मतलब कोशिश करूँगी एक ही लेक्चर में हो जाए, इफ़ नॉट तो वी विल प्रोसीड इट इनटू अनदर लेक्चर ऑल्सो, ओके। सो फटाफट इसको कवर करते हैं। कर लिया होगा आई गेस। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अभी तक हमने राइट टू फ्रीडम के बारे में बात कर लिया था 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 और 30 के बारे में बात करते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 की बात करते हैं तो ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो क्या माइनॉरिटीज़ की जिक्र हुई है फंडामेंटल राइट्स में? ऐसे यूपीएससी ने पूछ लिया, हाँ या ना बताओ, क्या माइनॉरिटीज़ का जिक्र हुआ है फंडामेंटल राइट्स में? हाँ, हम सामने ही देख रहे हैं। अगर अभी तक हमें नहीं भी पता था तो भी अब पता है कि आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ की बात करता है। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ की बात करता है। अब पहला क्या बोल रहा है? अल्पसंख्याओं के हितों का संरक्षण में अनुच्छेद 29 में नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी विशिष्ट भाषा, विशिष्ट मतलब अलग, यूनिक, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन माइनॉरिटीज़ को बता रहा है, किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जिसकी एक अलग ही भाषा हो, अलग ही कोई स्क्रिप्ट चल रहा हो, अलग ही कोई कल्चर हो वहाँ का, ठीक है, उनका
हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट द सेम। वी हैव, अधिकार है, उनकी रक्षा करना अधिकार है। नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट या सांस्कृतिक दैट इज कल्चर, उसे उसकी रक्षा करने का अधिकार है, उसे उसकी रक्षा करने का अधिकार है। ठीक है, अधिकार है कि वो उसको पूरी तरीके से रक्षा कर सकता है, लेकिन क्या? 3 शब्द, विशिष्ट भाषा, स्क्रिप्ट, कल्चर, उसकी रक्षा करने का अधिकार, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट। राइट, ये मैं बताऊंगी, ये राइट पे मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट शब्द क्यों है। जब PYQ दिखाऊंगी ना तो मैं दिखाऊंगी एक राइट शब्द से बच्चों के आंसर्स गलत हुए हैं, और वो अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं बताऊंगी कैसे। डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के राइट टू प्रोटेक्ट द सेम। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज बट इंक्लूड्स ऑल सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर मैं अब आपसे बोल दूं कि आर्टिकल 29 एक्सप्रेसिवली या एक्सक्लूसिवली टॉक्स अबाउट ओनली माइनॉरिटीज, इज दिस ट्रू और नॉट? इट इज 110% नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, क्योंकि यहीं पे लिखा है कि इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज बट शब्द का यूज हुआ है, बट इंक्लूड्स ऑल सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स, दैट इज इट प्रोटेक्ट्स बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लिंग्विस्टिक और रिलीजियस 2 माइनॉरिटीज की हमारे यहाँ बात हुई है। रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज 2 चीज़ों की हमारे यहाँ बात हुई है। ठीक है, नोट डाउन फास्ट। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं। देखो क्या, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फुल्ली और पार्शली फंडेड बाय द स्टेट। कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं? पहली बात तो ये याद रखना, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि फंडेड बाय स्टेट्स है, विच आर फंडेड बाय स्टेट्स ऑन द ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं? ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। क्या आपने कुछ अंतर पाया? आप सोचोगे अरे मैम पिछले वाला भी तो सेम था, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। नो माय चाइल्ड, नो। सी, हमने अभी बात की थी,
पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। आई थिंक वी, हाँ ये यस यस। देखो, रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास, आर्टिकल 23 में बात कर रहे हैं रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास की, कास्ट और क्लास। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, बट लैंग्वेज है, क्लास नहीं है, लैंग्वेज है। एक एक वर्ड का खेल है, लैंग्वेज है। Note down fast so that we move further. ये कुछ कुछ चीज़ें याद रखना बच्चों। आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर व्हाट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज क्या क्या रहा है ये देखो। अब ऑल माइनॉरिटीज, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। ऑल माइनॉरिटीज शेल हैव राइट टू एस्टेब्लिश, राइट है अधिकार, एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, अपने चॉइस का। प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 33 इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज। इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 जो है ना, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज की बात करता है। किसकी बात करता है? सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज की बात करता है। और भी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक बोथ माइनॉरिटीज। तो अगर बोला जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, इज दिस ट्रू और नॉट? इट इज नॉट ट्रू। Constitution of India talks about only linguistic minorities. Is this true or not? It is not true. Constitution of India talks about both religious and linguistic minorities. Yes, it is true. ठीक है? And does not extend it to any sections of citizens. और किसी citizens की बात नहीं करता है। याद रखना, ये लाइन वाकई में important है। ठीक है? तो इस लाइन को याद रखेंगे। ठीक है, द टर्म माइनॉरिटी अल्पसंख्यक क्या कहीं परिभाषित की गई है? संविधान में नहीं की गई है। द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लिख लो, हाथ तेज चलाओ, जल्दी जल्दी लिख लो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। अब आपने सोचा होगा कि आर्टिकल 31 क्यों नहीं कवर है?
आर्टिकल 31 तो मैम बताना भूल गई। सो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बच्चों ऐसा नहीं है। आर्टिकल 31 अब हमारे फंडामेंटल राइट से हट चुका है। इसका जिक्र हम नेक्स्ट क्लास में अलग से करेंगे। आर्टिकल 31 के बारे में आफ्टर ऑल द आर्टिकल्स आर कवर्ड आई विल टेल यू कि कैसे हटा है, क्यों हटा है और अब चला कहाँ गया है, फंडामेंटल राइट से हट गया। ठीक है, तो आर्टिकल 32 पे फोकस करो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें आर्टिकल 32 में इट प्रोवाइड्स एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। It provides for an institutional framework for the enforcement of fundamental rights. तो institutional framework देता है। Thus, the right to get the fundamental rights protected is in itself a fundamental right. The right to get the fundamental right बहुत एक उस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि शॉर्ट मार दिया कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अरे ये तो यूपीएससी ने क्वेश्चन दे दिया कि राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? येस, इट्स डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, तो एक सेकंड के लिए भी आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए ये बात, थॉट कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इट्स 110% ट्रू। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर जो थे, अपने भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इसको बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यह मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। इस प्रकार मौलिक अधिकारों की रक्षा करवाने का अधिकार अपने आप में ही एक मौलिक अधिकार है। राइट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि संविधान का हृदय और आत्मा इस अनुच्छेद को हम बोलते हैं, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को हम ये चीज़ बोलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 याद रखना। ठीक है, इसके बाद बोला गया है इट एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत दी गई है अपने सर्वोच्च न्यायालयों को कि मौलिक अधिकारियों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। रिट्स क्या है इसके बारे में आगे बात करते हैं। 5 टाइप के रिट्स हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं उसके बारे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट इज टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके से लिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम, यूके। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स की बात कर लेते हैं। पहले हबीस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि ये डायरेक्ट द रिलीज ऑफ अ पर्सन डिटेन्ड अनलॉफुली। डायरेक्ट रिलीज ऑफ अ पर्सन डिटेन्ड अनलॉफुली। डायरेक्ट release of a person detained जिसको कैसे कर लिया गया है? अनलॉफुली वे में। ठीक है, अब इसमें मुद्दे की बात जानने की क्या है, जो एक बार पीवाईक्यू में पूछा भी है। ठीक है, कि अगेंस्ट किस के, क्या प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इसमें इंक्लूड है कि सिर्फ पब्लिक इंडिविजुअल्स हैं?
तो बच्चों याद रखना इसमें दोनों का जिक्र है, पब्लिक अथॉरिटीज का भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी। अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज, साथ में लिखते चलो, पब्लिक अथॉरिटीज प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल्स, पब्लिक अथॉरिटीज प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और अगेंस्ट किस किस एक्ट के अगेंस्ट में, अगेंस्ट किस किस एक्ट के अगेंस्ट में है, अगेंस्ट विच एक्ट्स, ऐसा क्या कांड करोगे आप, क्या करोगे जिसकी वजह से आप अगेंस्ट पे है। तो लिख लो इसमें, लिख लो इसमें। अच्छा एक सेकेंड, ये एक सेकेंड यहाँ पे आपका, ओहो, यहाँ पे आपका अगेंस्ट दिया है, यहाँ पे दिया है कैन नॉट बी, कैन नॉट बी अगेंस्ट, किस किस के अगेंस्ट में नहीं है, ये लिखो कि किस किस के अगेंस्ट में नहीं है। कैन नॉट बी अगेंस्ट किस किस के हो सकता है, कैन नॉट बी अगेंस्ट लॉफुल डिटेंशन, प्रोसीडिंग कंसर्न्स, या डिटेंशन आउटसाइड द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, डिटेंशन आउटसाइड द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन। डिटेंशन outside the court's jurisdiction, ये लिख लो दोनों, किस किस के अगेंस्ट में आप नहीं ले सकते हो। एक ये पॉइंट लिख लो, एक ये पॉइंट लिख लो, फटाफट नोट डाउन करो तो आगे करें। लॉफुल डिटेंशन और डिटेंशन आउटसाइड द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, कैन नॉट बी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में नहीं हो सकता। एक और आ जाएगा प्रोसीडिंग्स कंसर्न्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, प्रोसीडिंग्स concerned about COC means contempt of court, contempt of court। ये पूरा हबीस कॉर्पस का है, अभी मैंडमस परमादेश में कुछ नहीं लिखा है हमने। मैंडमस में लिख ले, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैंडमस, दूसरा वाला। मैंडमस का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट अ पब्लिक अथॉरिटी, direct a public authority to what? To do its duty. Public authority to do its duty. Public authority to do its duty. अब ये किस किस के अगेंस्ट में है? क्या इसमें प्राइवेट आएंगे कि सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज आएंगे? बताओ। इसमें आपकी पब्लिक बॉडी आएगी, ठीक है, कॉरपोरेशन आएगा, ठीक है, पब्लिक बॉडी आएगी, पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन आएगा, इंफीरियर कोर्ट आएगा, इंफीरियर कोर्ट आएगा। क्या इसमें प्राइवेट आएगा? नहीं आएगा। क्या इसमें प्राइवेट आएगा? नहीं आएगा। और क्या आएगा? ट्रिब्यूनल आएगा। और क्या आ सकता है? गवर्नमेंट आ सकता है, यस, गवर्नमेंट भी आएगा। लेकिन इसमें क्या नहीं आएगा? क्या बोला मैंने? प्राइवेट नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगेंस्ट, नॉट, कैन नॉट बी अगेंस्ट में प्राइवेट इंडिविजुअल्स याद रखना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ।
कैन नॉट बी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में नहीं आएगा, कैन नॉट बी अगेंस्ट, पहला लिख लो, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में आप नहीं कर सकते हो। दूसरा, अपनी ड्यूटी कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर डिस्क्रिशनरी है, डिस्क्रिशनरी तरीके से कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है खुद की मर्जी से, डिस्क्रिशनरी ड्यूटी, तो उसमें भी आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, और कुछ हो सकता है बताओ, जो अपनी पब्लिक अथॉरिटी परफॉर्म कर रहा है उसके अलावा कुछ हो सकता है, बताओ। बताओ बताओ। आप कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पे नहीं लगा सकते हो। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप उस पर भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वो पब्लिक ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा है। चौथा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पर भी आप नहीं लगा सकते हो। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पर भी आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, एक फिफ्थ पॉइंट लिख लो यहाँ पे, सीजीआई पे नहीं लगा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के जज पे नहीं लगा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कभी नहीं लगा सकते हो। कब नहीं लगा सकते हो? तब नहीं लगा सकते हो जब ये अपनी जुडिशियल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो। जुडिशियल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो तब आप नहीं लगा सकते हो। व्हेन दे आर वर्किंग ऑन देयर जुडिशियल कैपेसिटी, तब आप नहीं लगा सकते हो। इसको लिखिए फटाफट। नोट डाउन करिए फास्ट। ये मैंडेमस का था। आफ्टर मैंडेमस हबीस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, क्या बचा? सर्शरी बचा है, क्यो वारंटो बचा है एंड प्रोहिबिशन बचा है। सर्शरी, क्यो वारंटो एंड प्रोहिबिशन। सर्शरी, क्यो वारंटो एंड प्रोहिबिशन। हाँ, पहले क्यो वारंटो कर लेता। क्यो वारंटो का मतलब क्या है? क्यो वारंटो, direct a person to vacate an office assumed wrongfully. Direct a person to vacate office. Direct a person to vacate. To vacate his her office. Vacate the office. Assumed. Assumed कैसे? Assumed wrongfully. Assumed wrongfully. ठीक है, इसमें अगेंस्ट किस किस पे हो सकता है? अगेंस्ट किस किस पे हो सकता है? क्यो वारंटो पे। प्राइवेट पे हो सकता है? नहीं, नहीं। ओनली, ओनली शब्द यहां पे भी आया तो याद रखना, ओनली अगेंस्ट जुडिशरी या जुडिशियल अथॉरिटीज। पते की बात एक बताओ कि जो हमने सबसे पहले पढ़ा ना, मैंडेमस हो गया, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्शरी, हमने हबीस कॉर्पस पढ़ा। सिर्फ हबीस कॉर्पस में आपके अगेंस्ट प्राइवेट प्राइवेट इंडिविजुअल्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी में भी प्राइवेट की बात नहीं की गई है। क्यो वारंटो में ये आप लिख लो। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, prohibit a lower court from proceeding on a case. Prohibit a lower court, prohibit a lower court from proceeding on a case. Lower court from proceeding on a case. अच्छा, आप ये डाउट में मत आना कि मैम ने इसमें सिर्फ अगेंस्ट लिखवाया, कैन नॉट बी अगेंस्ट नहीं लिखवाया। तो ये देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये खुद ही से
समझी हुई बातें हैं कि जब ओनली जुडिशरी लिखा है तो अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी अगेंस्ट किसी के नहीं होगा, ठीक है। ओनली अगेंस्ट जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल जो आधी जुडिशरी की तरह वर्क करती है, क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। इसमें ना यहाँ पे एक टर्म और ऐड कर लेना, क्वासी जुडिशियल, यहाँ पे एक टर्म और ऐड कर लेना, क्वासी जुडिशियल, ठीक है। सर्शरी में लिखना a higher court removes the proceeding from the lower court. A higher court removes proceeding from the lower court और कहाँ लेके चली जाती है, अपने पास, and bring it to itself, अपने पास ले आती है। ये पांचों याद होने चाहिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लेता है और पूछा भी गया है। इन सब के जो पूछा गया है नहीं पूछा गया है ना, इन सब के आपको एविडेंसेस में दूंगी, बस ये फंडामेंटल राइट्स हो जाए तो। उसके बाद ना एक अच्छी सी क्लास करेंगे जिसमें सिर्फ PYQs डिस्कशन करेंगे, प्री प्लस मेंस बोथ, ठीक है। सर्शरी का मतलब क्या होता है, हमने लिख दिया, हायर कोर्ट कोई भी केस को लोअर कोर्ट से लेके अपने पास रख लेती है, ठीक है। अगेंस्ट किसके हो सकती है, ओनली, याद रखना यहाँ पे भी ओनली का केस था, यहाँ पे भी ओनली का केस था और यहाँ पे भी है। ओनली अ स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस, ओनली a statutory constitutional public office, constitutional public office, statutory constitutional public office, statutory constitutional public office. Note down fast. गिविंग यू 2 to 3 minutes, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। कुछ बचा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज सी द लेक्चर अगेन ताकि चीज़ें आपको दोबारा याद हो जल्दी। आर्टिकल 33 to 35 आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स, आर्म्ड फोर्सेस की जनरली बात करती है। 33 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी सर्विसेज। सुरक्षा सेवाओं के सदस्यों, सुरक्षा सेवाओं के सदस्यों के मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स को प्रतिबंधित या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। किसको अधिकार देता है, एम्पावर्स पार्लियामेंट। तो स्टेट लेजिस्लेचर लिख के आ जाएगा तो वो गलत है कि सही है, बताओ। स्टेट लेजिस्लेचर लिख के आ जाएगा तो वो गलत है, सही नहीं है, वो क्या है, गलत है, ठीक है। और क्या है, पावर कन्फर्ड ओनली ऑन पार्लियामेंट एंड नॉट ऑन स्टेट लेजिस्लेचर। मेरा पहला जो मैंने अभी बोला वो यही है, शक्ति केवल संसद को प्रदत्त है, राज्य विधान मंडलों को नहीं। दूसरा है, अलाउज कोर्ट मार्शल्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट।
ठीक है। तो कोर्ट मार्शल्स जो है, ये कोर्ट मार्शल को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकारी से बाहर रखने की अनुमति देता है। समझ में आया? अंडरस्टैंडेबल है? मुझे नहीं लगता कुछ समझाने लायक है, इसको आप लिख लीजिए फास्ट। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 34 प्रोवाइड्स फॉर restrictions on fundamental rights while martial law is in force in any area। किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ, म्यांमार सुनते होगे, बहुत बार सुनते होगे न्यूज़ में, अरुणाचल प्रदेश, ये सब ना नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का आप ज़्यादा नाम सुनते होगे मार्शल लॉ को लेकर। ठीक है। लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान। मार्शल लॉ शब्द का संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। इससे पहले हमने क्या वर्ड समझा था? माइनॉरिटीज, याद है? माइनॉरिटीज, मार्शल लॉ, ठीक। उसके बाद अभी आगे और भी शब्द आएंगे, अभी नहीं जिक्र कर रही हूँ। जैसे वो क्या बोलते हैं कि प्रेसिडेंट को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए आपका होता है ना कि मतलब ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, या कुछ कुछ शब्द आपके दिए नहीं है कि इनके क्या क्या शब्द है। ये आपके ना डिफाइंड नहीं है ये सारे शब्द, ठीक है। ये आपके सारे शब्द डिफाइंड नहीं है, खाली इन शब्द को लिख दिया गया है, ठीक। तो ये इनका डेफिनेशन क्या है वो सारी टाइम टू टाइम पार्लियामेंट जो डिसाइड करती है वहाँ की, उसके बेसिस पे उस टाइम पे आपको सज़ा प्राप्त होती है। तो ना इनके अंदर पर्टिकुलरली डेफिनेशन नहीं दिया। द टर्म मार्शल लॉ हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, ये चीज़ याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ, डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट is facto result in the suspension of the writ of habeas corpus। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मार्शल लॉ की घोषणा वास्तव में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के निलंबन का परिमाण नहीं है। हबीस कॉर्पस रिट नहीं लगता है मार्शल लॉ के टाइम पर। कहने का सीधा साफ मतलब यही है, ठीक है। नोट डाउन इट फास्ट। नोट डाउन करिए।
हो गया। हाँ, आर्टिकल 35 की बात करते हैं। कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने वाले कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है, ना कि राज्य विधानमंडलों में। पावर टू मेक लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू बी वेस्टेड विथ पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंटी को है, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 32 क्लॉज 3, आर्टिकल 33 एंड 34 क्लॉज 3। इसमें ना पूरा जो सार निकलता है इस आर्टिकल 35 का, वो यही कहता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिसका पावर कि उसको क्या क्या उसमें रखना है, उसको गिव इफेक्ट टू दैट फंडामेंटल राइट्स टू बी वेस्टेड विथ पार्लियामेंट ओनली एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये कह रहा है आपका कुछ कुछ राइट्स का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है। ये बात याद रखना। डन। मार्शल लॉ वर्सेस नेशनल इमरजेंसी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है एक और क्लास जाएगी फंडामेंटल राइट्स के लिए को कवर करने के लिए। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। डाउट्स हैं तो प्लीज़ पूछिए। ठीक, एंड कोई और डाउट, समस्या, चिंता, दिक्कत तो प्लीज़ आस्क मी, अदरवाइज आज की क्लास एंड करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू गाइस। ठीक है, कीप स्टडिंग। ओके।